आज आपके लिए पेश है भूतों का बाप राधा कॉमिक्स की 3 कॉमिक्स और पहले ही डाल चुका हूँ उसकी मैं। ये कवर चित्र है इसका। भूतों का शहंशाह से अगली थी। आप उसमें ये कॉमिक्स में पढ़ सकते हैं कहानी। और अब आगे शुरू करता हूँ दोस्तों। छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ दादाजी। नहीं नहीं, हम ऐसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे, तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही मार डालेंगे। अचानक ही भूतों ने मुखिया दादा ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और फिर झटके से हाथ नीचे करते हुए जोर से कहा, छोड़ दो। और अगले ही पल ठीक उसी समय एक ट्रक नीचे सड़क पर से गुजर रहा था। भूतों ने अजीत को बालकनी से छोड़ दिया और अजीत बालकनी से सीधा उस ट्रक पर गिरा और बच गया, क्योंकि भूतों ने जानकर चारों भूत बुरा हुआ, क्योंकि ट्रक में जानवरों का चारा भरा हुआ था, भूसा भरा था। और फिर भूतों के मुखिया दादा जी के सारे पाते ही सारे भूत प्रोफेसर प्रेमनाथ की छत से उतर आए। चलो, ले चलो इसे अपने साथ ठिकाने पर, ले चलो। तुम असली भूत हो मगर मैं नकली हूँ। मेरा दिमाग तुम सबसे ज़्यादा काम करता है। तुम सब भूतों का बाप हूँ मैं। एक दिन मैं इस हालत में फिर इंसानों बन जाऊंगा और तुम सब पिंजरे में कैद करके छोड़ूंगा। कौन से पिंजरे में कैद करोगे रोमियो? हम तो हर पिंजरे से निकल सकते हैं। हाँ हाँ, दिल के पिंजरे में बंद करो तो बात बने। ठीक तभी कुछ देर बाद, सोचो प्रेमनाथ, कोई उपाय सोचो ऐसा कि इस उजाड़ कब्रिस्तान की जगह मल्टी स्टोरी होटल बनने वाला है। दिमाग को पलट जाए। फिर भूतों के मुखिया दादाजी के सार पाते हैं सारे भूत प्रेमनाथ की तरफ छत पर से उतर आए। ले चलो इसे अपने ठिकाने पर। सोच लिया, अब इन सब को डराना होगा जिससे यह होटल बनाने का फैसला किया है। डराना होगा, मगर कैसे, वह भी बताऊंगा। पहले यह बताओ, यह होटल बनाने किस किस की दिलचस्पी ज़्यादा है? वे 4 लोग हैं, सेठ करमचंद, जूनियर इंजीनियर जसवंत अरमानी, डॉक्टर सुधाकर राव, समाज सेविका कृष्णापुरी। यदि ठीक है, हम सबसे पहले कृष्णापुरी कर डराएंगे। मैं आपको प्लानिंग तुम सबको समझा देता हूँ। और फिर अगली रात और मेंटोप्लास्टिक कैंसिल की सदस्य समाज सेविका कृष्णापुरी अपने बेडरूम में सो रही थी। दरवाजे पर खटखटाहट उभरी। कृष्णापुरी उठी। रात को 2:30 बजे कौन आ गया धमका है? बहादुर, देखना जरा दरवाजे पर कौन है। और कृष्णापुरी घरेलू नौकर बहादुर दरवाज़ा खोला। मैम साहब, यहाँ तो एक ताबूत पड़ा है। ताबूत? क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब, यह देखिए।
और उसके ऊपर कुछ लिखा है, मेम साहब, नहीं उजड़ेगा कब्रिस्तान। यह क्या बकवास है, किसकी शरारत है ये। ठीक उसी समय भीतर ताबूत खोल कर देखो क्या है इसमें। नहीं, इसमें इसमें बम हुआ तो मेम साहब। ठीक है, तुम मत खोलो, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मगर तभी मेम साहब, यह क्या मेम साहब, ताबूत हवा में ऊपर उड़ रहा है। उफ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। हवा में उठा ताबूत कृष्णापुरी अरुण नौकर बहादुर को दिखा। सच्चाई यह थी कि भूतों ने हवा में उठाया रखा था, जो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अरे यह ताबूत बहुत भागा जा रहा है, पकड़ो इसे। और नौकर बहादुर और मैडम मैडम कृष्णापुरी ने उछल उछल कर ताबूत को पकड़ने की चेष्टा की, मगर ताबूत उनके हाथ में न आया और उनके देखते ही देखते उड़ता हुआ ताबूत उसकी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। यह जरूर कोई प्रेत लीला है मेम साहब। बको मत, इस इलाके में कुछ कभी कोई प्रेत के बारे में नहीं सुना। पुलिस को फ़ोन करना है मेम साहब। नहीं, अब रहने दो, सो जाओ। और कृष्णापुरी ने अपने पलंग पर पहुंची और लेटी, उसे ओढ़ने के लिए चादर खींची। अरे यह इस पे क्या लिखा है। और बौखलाहट में कृष्णापुरी चादर फेंक दी और एक बार फिर दोस्त चलाई, माया मैम साहब बहादुर। और यह सब क्या है, मेरी चादर पर भी वही शरारत कर गया। और चादर पर शरारत हुई तो चादर कहाँ गई। अरे मैम साहब, चादर तो उड़ती जा रही गई। उफ, यह क्या कोरख धंधा है, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। मैम साहब, पुलिस को फ़ोन करना होगा। नहीं बेवकूफ़, पुलिस हमारा मजाक उड़ाएगी। जो कुछ हमने देखा है वह विश्वास नहीं करेगा उस पर। फिर उड़ता हुआ ताबूत और उड़ती हुई चादर, ताबूत और चादर दोनों पर लिखा था कि कब्रिस्तान ना उजाड़ो कब्रिस्तान। अगले ही दिन मेट्रोपोलिस कैंसरिंग में सदस्य की मीटिंग के बाद बहुत से काउंसलिंग कैबिनेट में बैठकर गपशप कर रहे थे कैंटीन में। क्या बात है कृष्णा जी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। हाँ हाँ, वाकई बहुत परेशान हूँ। ऐसी क्या बात हुई कि कल रात को मेरे साथ बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं पेश आई। आप लोगों को सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, यदि मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप बताइए, सुनाइए। और कृष्णा ने सारी पूरी रात की पूरी बात सुनाई। तो सचमुच किसी ने आपकी बात पर यकीन नहीं आया। ताबूत पर मैंने चादर दोनों पर लिखा हुआ था, कब्र नहीं उड़ा कब्रिस्तान जी, लेकिन यह विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है कि किसी मानसिक रोग की शिकार हो गई हैं। नॉनसेंस, मैं अपने आप को बीमार या पागल लगती हूँ। बुरा न मानो मैडम, मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से पुराने कब्रिस्तान के स्थान पर मल्टीप्लेक्स होटल बनाने का जो प्रस्ताव पास किया है उसी वजह से किसी कारणवश आपको वहम होने लगा है। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। बहरहाल उस रोज़ रात बात खत्म हुई। फिर उसी रात सेठ करमचंद के बेडरूम में सेठ करमचंद की आंख अचानक खुल गई। अरे की आवाज़ बिल्ली की आवाज़, कमाल है, मेरे बेडरूम में कहाँ से आ गई। और फिर जैसे ही सेठ करमचंद ने लाइट की रोशनी करके बेड स्विच ऑन किया तो सिर पर लटकती मछली देखकर उसके होठ से चीख निकले। मगर खिड़की के पास दो भूत पहले ही मौजूद थे। उन्होंने एक मछली पकड़ रख ली थी और फिर खिड़की के उस मछली की शक्ल में दिखाई दी। अचानक सेठ
को लगा जैसे मछली से बात कर रही है। क्यों सेठ, कब्रिस्तान पर होटल बनाना चाहते हो? और जबकि सच्चाई यह थी कि मछली सिर्फ सिर्फ सटकाए भूत बोल रहा था। कहो तो हम वहीं पे तुम्हारी कब्र तैयार कर दें। और फिर अचानक ही भूतों ने सेठ करमचंद के बेडरूम में मचमचाना शुरू कर दिया। इकट्ठे सुर में कोसर गाने लगाने लगे, नहीं उजाड़ो कब्रिस्तान। और बेचारा सेठ करमचंद अपने कमरे में यह सब देख वह समझ रहा नहीं सका और बेहोश हो गया। मगर खिड़की पर दो भूत पहले ही मौजूद थे। और भूतों ने नियंत्रण उद्मचमचाते लगे। तभी कमरे के बाहर पीटा जाने पर सेठ करमचंद बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खोलिए मालिक, दरवाज़ा तोड़ दो। रामू, लगता है पिताजी के कमरे में कुछ गड़बड़ है। शंभू, तुम पुलिस को फ़ोन करो। और रामू दरवाजे पर पूरी लात मारी, ठोकर मारी, मार कर दरवाज़ा तोड़ दिया। और फिर सेठ करमचंद के पुत्र धर्म सिंह ने रामू को कमरे में दाखिल हुए। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे मालिक तो बेहोश पड़े हैं। कमरे का हाल बेहाल अस्त व्यस्त हो रहा था। सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई थी जैसे वहाँ कोई तूफान सा गुजरा गया हो। मगर कमरे में कोई सामान गायब नहीं था सिवाय एक ट्रांजिस्टर के। और वो ट्रांजिस्टर चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। अगले दिन फिर उसी कैंटीन में एक बार फिर चारों महानगर के पार्षद आमने सामने मौजूद थे। सेठ करमचंद अन्य तीनों से रात की अपत्ति सुना रहा था। तो रात को तुमने भी पुलिस को बुला ली थी? मैंने नहीं बुलाई, मेरे बेटे ने। बहुत किरकिरी हुई। किरकिरी क्यों हुई? पुलिस ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वैसे कहानी तो तुमने जोरदार सुनाई है सेठ। मैडम की पूरी कहानी बीच से भी ज़्यादा जोरदार। मगर मैंने जो कुछ बताया वह कहानी नहीं डॉक्टर सुधाकर राव, सच है, बिल्कुल सच, वैसा ही सच जैसा मैडम पुरी ने कल सुनाया था। हा हा हा। मुझे लगता है तुम भी मैडम पुरी की किसी मानसिक रोग का शिकार हो गए हो। छोड़िए सेठ जी, इन पे विश्वास न हो। मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। और फिर उसी रात जसवंत अपनी पत्नी कृष्णा व सेठ करमचंद की बातें अपनी पत्नी को सुनाने में जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा। अरे ये खिड़की किसने खोली? मैंने। खिड़की पर भूतनी हेमा थी। और परंतु जसवंत उसकी पत्नी को वह नजर आई। और आवाज़ तुमने सुनी? आवाज़ सुनी तुमने? हाँ, मैंने, बड़े डर लग रहा है जी। कौन है? सा खिड़की तूने खोली है, सामने आ जाओ। तुरंत ही भूतो जसवंत आसानी से किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन भूतनी प्रेमा एवं उसके बाद भूत आसाराम के बेडरूम में आ गई। और फिर शुरू हो गया भूतों का भंगड़ा। खबरदार सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा। अरे ये टीवी अपने आप कैसे चल गया? अरे ये क्या गोरख धंधा है? सुना, मुझे लगता है बेडरूम में किसी सेठ करमचंद ने सही कह रहे थे। और आज हमारे यहाँ विपरीत लीला शुरू हो गई। ही ठीक कह रहे हो। कौन हो तुम? जसवंत, सुनी तुमने आवाज़ अचानक? अरे जसवंत, देखो दीवार पर क्या लिखा है? नहीं भी अखाड़ो कब्रिस्तान।
और खौफ के मारे जसवंत आसानी से अपनी पत्नी का बुरा हाल था। अरे यह क्या, पलंग हिल रहा है, लगता है भूकंप आ गया है। भूकंप नहीं आया, मगर जसवंत और आशा रानी वह उसकी पत्नी बेड ही आकर गया। ओह धड़ाम, आ हाय, मर गई। भूतों ने पलंग पलट दिया और उछल दिया, अपने ही पलंग के नीचे दब गए थे। लगभग 1 घंटे बाद, ओह तुम ठीक हो तो हो जसवंत? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर जसवंत की नज़र अनजान ही सामने दीवार पर चली गई और नहीं नहीं अब लिखा हुआ था, सुनो पुलिस को फ़ोन कर दिया है। नहीं, पुलिस क्या कहेगी? हम पुलिस, सेठ करमचंद बता रहा था कि उसने बड़ी किरकिरी हुई पुलिस के सामने। और खैर अगले दिन फिर मीटिंग में, क्या बात है आज तुम सभी गंभीर लग रहे हो? न तो तुम मेरी बात का मजाक उड़ाओ न कुछ कहो। मुझे तो भाई पतंग उड़ानी भी नहीं आती। तुम लोगों चाहे कहो कह सकते हो। और फिर जसवंत ने सहरानी रात की बात विस्तार से सुनाने लगा। हाँ हाँ, वो वाह भाई जसवंत, तुम्हें गफोड़ी सरफ मैडम पुरी और सेठ करमचंद ही, तुम सबके उस्ताद खलीफा हो। मैं गप नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर। ऐसा ही सच मैडम पुरी और करमचंद भी सुना चुके हैं। बोलते हो डॉक्टर, मेरी बात पर जसवंत भी हंसा था तुरंत, किंतु अब यह इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि हमारे साथ जो अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं वे अतीत वाली घटना जयवंत के भी साथ घट चुकी है। नॉनसेंस, तुम सब लोग कहानियाँ सुना रहे हो। तुम सब पुराने कब्रिस्तान पर एक शानदार होटल बनाने की प्लानिंग है चारों की। पैसा हम चारों का लगा रहा है और बिल भी हम चारों को मिलकर पास करवाना है। किंतु तुम लोग यदि डर रहे हो तो बेशक पार्टनरशिप से हाथ खींच लो। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर अचानक कुछ बोझ सा आ गया है। अचानक ही भूतों ने कृष्णापुरी और जसवंत की और करमचंद डॉक्टर सुधाकर राव को कचौड़ी कर गर्दन से परेशान करने की ठान रखी थी और उसका शिकार था डॉक्टर सुधाकर राव। इसलिए जैसे ही एक भूत ने चुहिया को उठाकर डॉक्टर राव की गिरेबान में डाल दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चुहिया थी। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुधाकर राव अपनी पार्किंग में खड़ी अपनी कार के बाहर निकला। हेलो डॉक्टर। ओह गड़बड़, कौन हो तुम? यहाँ कहाँ हो तुम? कार सामने देखकर ड्राइव करो डॉक्टर, मैंने सुना एक्सीडेंट हो जाएगा और एक भूतनी हूँ जो तुम्हें खुद कहीं नहीं चाहती कि तुम्हारी नज़र आओगे। यानी तुम खुद चाहोगी कि तुम मुझे नज़र आ जाओगी? हाँ, तो फिर नज़र आओ। मैंने कभी भूतों को नहीं देखी। वो चौंक गए डार्लिंग। हाँ, मगर तुम अचानक कार में कैसे आ गई? और फिर कुछ हुआ यूं चमत्कार। सुधाकर जैसे राव ने गर्दन पीछे घुमाई और देखकर चौंक गया। श्यामा तुम? कार की खिड़की पर उसकी पत्नी श्यामा मौजूद थी। चलो डार्लिंग। हाँ, मगर तुम कार में कैसे आई? सब बताती हूँ, पहले यह बताओ तुम
कुछ खाओगे? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, तुम्हें कुछ खाना है क्या? कार में भूतनी प्रेमा अलग एक भूत भी था। हाँ, मगर मेरे पास खाने का सामान है। यह देखो, बर्फी, ये रसगुल्ला। क्या खाओगे? तभी डॉक्टर सुधाकर राव निकट भूत ने सिर पर एक प्रहार करते हुए कहा, इसने कुछ नहीं, फिलहाल तो ये सोना है, बेहोश होना है। और डॉक्टर सुधाकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया, आह, मैं कहाँ हूँ? श्यामा, अरे श्यामा कहाँ गई? तभी भड़ाक, ओह, यह दरवाज़ा कैसे खुल गया? और फिर कार की विंडो सीट से डॉक्टर सुधाकर राव का नज़र बाहर का दृश्य किया हुआ चौंक गया। अरे यह क्या? मैं तो पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ कैसे आ गया? सच्चाई यह थी कि डॉक्टर बेहोश दरवाज़ा भी भूत नहीं खोला था। और डरते डरते सुधाकर कार से नीचे आया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, डर लग रहा है। अरे यह क्या लिखा हुआ है? और एक जगह पर जमीन पर रेत पर लिखे गए शब्द नजर आ रहे थे, न्यू कब्रिस्तान। और बौखलाए हुए डॉक्टर सुधाकर राव वहाँ से भागना उचित समझा। कार कार में लिफ्ट कर फिर से कार सवार हो गया। और मगर कार एम्बुलेंस में चाबी कहाँ गई? कार में आवाज़ कैसी आ रही है? और डॉक्टर सुधाकर राव अब कार के नीचे उतरा। ओह, मर गई। चारों टायर बैठे हुए हैं, अब घर पैदल ही मार्च करनी पड़ेगी। और घर तक पैदल पहुंचा डॉक्टर सुधाकर राव। रास्ते में उसे खाली रिक्शा भी नजर न आ पड़ा। दरवाजे पर बाहर ताला नहीं है, यानी श्यामा घर पर लौट चुकी है। और डॉक्टर सुधाकर ने राव की पत्नी श्यामा दरवाज़ा खोला। तुम कब लौटी? कार से एक आग कहाँ गायब हो गई? क्या मतलब? मैं सुबह से घर पर हूँ। तुम कौन थी जो कार में मुझसे मिली थी? तुम्हारे ही शक्ल की थी। नहीं, कहीं तुम नशा तो नहीं आग करके आ रहे? बको, बहकी बहकी बात कर रहे हो। नहीं, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, नशा नहीं किया मैंने। फिर बात क्या है? एकदम परेशान नजर आ रहे हो। डॉक्टर सुधा राव ने आज अजीबोगरीब घटनाएं कृष्णापुरी सेठ करमचंद और आशा रानी के साथ घटी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी को बताया। मुझे लगता है कि तुम पढ़े लिखे समझदार होकर भी भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगे हो। तुम नहीं करती क्या? कौन है? कौन बोला? डॉक्टर सुधाकर सपन में भी नहीं सोच सकता था कि भूत उसके घर पर पहुंच गए हैं। कोई बोला, अवश्य था। लगता है घर में कोई कहीं छिपा हुआ है, या कोई भूत। फिर बकवास। तुम कभी भूतों प्रेतों पर विश्वास करती ही नहीं थे। मैं तो अब भी नहीं करता, मगर हम तुम्हारे घर को कब्रिस्तान बना देंगे। कौन है हमारे घर के सामने? आओ। और तेजी से चिल्लाती रही, तेरे सिर पर बहुत गर्मी है, भारी हो गई शायद। ओह, मेरे बाल छोड़ो मेरे, क्या कर रहे हो? किंतु मैंने तुम्हारे बाल कहाँ पकड़े हैं? और तभी हवा में उड़ती हुई कैंची कचक कचक कचक। ओ नहीं, वो मेरे बाल, मेरे खूबसूरत बाल। वो यकीन करो श्यामा, मैंने नहीं काटा, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं काटे तुम्हारे बाल। तभी डॉक्टर सुधाकर राव चश्मा चेहरे पर उतार गया। आहा, मेरा चश्मा दो श्यामा,
देखो देखो, चश्मे बिना ही ठीक दिखाई नहीं दे रहा। और जिस भूत ने डॉक्टर सुधाकर राव का चश्मा उतारा था वह कुछ देर मजा लेने के बाद फिर चश्मे को नीचे फर्श पर तोड़ दिया। और फिर अचानक भूतों ने डॉक्टर को सुधाकर राव को दोनों टांगों से पकड़कर उल्टा कर दिया। हाय मैं मरा, हाय गिरा, हाय श्यामा, हाय मेरी माँ, हाँ मुझे बचाओ। और डॉक्टर सुधाकर राव की पत्नी श्यामा भूतों की बदमाशी में भयभीत होकर बेहोश हो गई। मगर डॉक्टर सुधाकर राव जैसे पागल हो गया। अरे नहीं नहीं, यह क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। और फिर कुछ देर में सुधाकर राव यहाँ भूतों का तमाशा चलता रहा। और जब तक कि धड़ाम जैसे वे लड़खड़ाते हुए डॉक्टर सुधाकर राव ने दरवाज़ा खोला। बाहर कुछ पड़ोसी थे। डॉक्टर सुधाकर राव की हालत देखकर चौंक गए। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, आप लोग घर में कुछ गड़बड़ है? हमने घर के उठापटक की तेज आवाज़ें आ रही थी। और फिर अपनी ये हालत क्या बना रखी है? कुछ नहीं, शहर में के बाहर जा रहा था, जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और अगले दिन ये अचानक तुम शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम यह जाने कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम कोई बहाना बना रहे हो। यदि पैसे की कमी के कारण तुम होटल का निर्माण अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहते, कहीं तुम किसी प्रेत लीला का शिकार तो नहीं हो गए हो? और फिर उस दिन के बाद एक रात उसी पुराने कब्रिस्तान में भूतों की महफिल सजी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तुम्हारी सहमति के कारण, स्कीम के कारण ही मेट्रोपोलिस कैंसिल हो गई। कब्रिस्तान के स्थान पर होटल बनाने का कामयाब रद्द हो गया। लेकिन क्योंकि यह प्रस्ताव पेश करने वाले सभी लोगों ने स्वयं प्रस्ताव अपने हाथों से स्वीकार करके रद्द कर दिया। यह करने की सिफारिश की थी। शुक्रिया दोस्तों, फिर मैं चलूँगा। आज की रात खूब जश्न मनाया जाए। वैसे आप लोगों डरा धमका कर मैंने ब्लैकमेल जैसा गलत काम करवाया है। और फिर सचमुच वह रात जश्न की रात थी। मैं बदल गई। मगर जश्न मनाते ही भूते के बीच भूत बना प्रोफेसर कब का गायब हो चुका था, किसी को पता नहीं चला। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। सबसे पहले भूतों का जश्न समाप्त हो, इससे पहले अजीत बलकानी के घर पर अपनी कोठी पर ले चलूँ। घर तो सही सलामत पहुंच गया। मेरी भांजी यहाँ आने आई, उससे पहले मुझे फिर से मानव शरीर प्राप्त करना होगा। और थोड़ी देर बाद भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ के मित्र अजीत बलसानी के बेडरूम में। नहीं नहीं, मुझे मत गिराओ, आसमान पर धरती मत फेंको, मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है किसी भयानक हादसे के कारण इसके पागल हो गई हैं और अजीब बचकानी पागल हो गए हैं। क्या करूं मैं? और दोस्त के पास जाऊं? क्या सोच रहे हो प्रेमनाथ? मेरे रोमियो, मेरे भूत शहंशाह, आओ चलें कहीं घूमने चल के आते हैं। तुम? हाँ, हम भूतों के साथ छोड़कर भाग लेने चाहते थे, फिर भी इंसान बनना चाहते हो? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, मगर तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो, इसलिए मुझे इंसान बनना है। मगर हम तुम्हें इंसान हरगिज़ नहीं बनना देंगे भूत के शहंशाह। और
उड़ता हुआ मकान अगली कॉमिक्स दोस्तों, उड़ता हुआ मकान जल्दी पेश करूं आपके सामने।